स्टूडेंट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डिस्क्रिप्शन देंगे, उसके बाद आएंगे कूलम्स लॉ पर कि कूलम्स लॉ क्या है हमारे पास। अगर आप देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिस तरह के हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे पास फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम स्पेशली इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास जो चार्जेस होते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस, वो दो उनके सिचुएशंस हो सकते हैं, उनके जो स्टेट्स हैं वो हमारे पास दो स्टेट्स हो सकते हैं। या तो वो स्टेशनरी होंगे, कंप्लीटली एट रेस्ट होंगे स्टेशनरी चार्जेस, या फिर वो बहुत स्लोली मूविंग होंगे, यानी बहुत स्लो मोशन करेंगे, तब भी हम उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अगर वो स्लोली मोशन कर रहे हैं, स्लोली मोशन, या फिर वो स्टेशनरी है, तो ऐसे ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम क्या कहते हैं जब हम इस तरह के चार्जेस की स्टडी करते हैं, स्टेशनरी या फिर स्लोली मूविंग चार्जेस की, तो इस ब्रांच को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जिस तरह के इसका वर्ड आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रो हमारे पास आया हुआ है इलेक्ट्रिक चार्जेस से, और स्टैटिक्स का मतलब है कंप्लीटली एट रेस्ट। सो ऐसे चार्जेस की स्टडी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जिस तरह के हम पहले पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअली हमारे पास क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज ये एक्चुअली एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक बॉडी जो है वो दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर सकती है, या उसको रिपेल कर सकती है, या उसको अट्रैक्ट कर सकती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक्चुअली चूंकि दो अपोजिट टाइप्स के होते हैं, तो इसीलिए एक को हम कह देते हैं हमारे पास होता है पॉजिटिव चार्ज, एक को हम नाम देते हैं पॉजिटिव चार्ज का, और दूसरा हमारे पास होता है नेगेटिव चार्ज। अब देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव जो है मैथमेटिकली इसका कोई नेगेटिव या पॉजिटिव से कोई रिलेशन नहीं होता, जस्ट चूंकि अपोजिट होते हैं, सेंस में, नेचर में अपोजिट होते हैं, इसीलिए एक को हम पॉजिटिव कह देते हैं, दूसरे को हम कह लेते हैं नेगेटिव चार्ज। तो अब अगर आप नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस को देखें, लेट्स सपोज मैं एक चार्ज ड्रा करता हूं, लेट्स ये मेरे पास है एक पॉजिटिव चार्ज, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज, और ये मेरे पास है एक नेगेटिव चार्ज। जिस तरह के हम पढ़ चुके हैं कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस मीन एक जैसे चार्जेस, यानी या पॉजिटिव होंगे दोनों या फिर दोनों नेगेटिव होते हैं। सो अगर वो लाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसी तरह अगर अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक या फिर अपोजिट, यानी एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है फॉर एग्जांपल, सो वो क्या करते हैं, अनलाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। सो ये तो इनकी वो जनरल हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं चार्जेस की, एक जैसे हैं तो रिपेल करेंगे और अपोजिट है तो वो अट्रैक्ट करेंगे। अब अगर दो चार्जेस हैं फॉर एग्जांपल, सो हमेशा जो चार्ज बॉडी होती है वो अपने इर्द गिर्द क्या करती है, एक फील्ड प्रोड्यूस कर लेती है। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हम कहते हैं फील्ड। फील्ड क्या है, फील्ड एक्चुअली वो रीजन है इस चार्ज के इर्द गिर्द, वो रीजन जिसके अंदर इसका इफेक्ट जो है वो फील किया जा सकता है, यानी इसका जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो यहां पर एग्जर्ट हो सकता है, इसके बाहर जो है इसका फील्ड जो है वो जीरो बन जाता है। यानी ये रीजन जो हमने ड्रा किया हुआ है, इसके अंदर इस फील्ड का इफेक्ट होता है, यानी ये फोर्स एग्जर्ट कर सकता है अगर इस फील्ड के अंदर कोई दूसरी चार्ज बॉडी आ जाए, और अगर इसके बाहर चला जाए तो फिर इसका फील्ड जीरो हो जाता है, यानी इस फील्ड के बाहर इसका इफेक्ट जीरो बन जाता है, इसका कोई असर नहीं होता चार्ज बॉडीज पर। इसी तरह ये भी अपना एक फील्ड क्रिएट कर लेता है अपने इर्द गिर्द। इस रीजन को भी हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जिसके अंदर ये दूसरे चार्ज बॉडीज पर फोर्स अप्लाई कर सकती है। सो ऐसे फोर्सेस जो कि फील्ड्स की वजह से हो, देखिए ये जो फोर्स लग रही है, अब अगर ये चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स एग्जर्ट कर रही है तो ये फील्ड्स की वजह से एग्जर्ट कर रही है, यानी अगर इन दोनों के फील्ड्स आपस में मिल गए, इंटरसेक्ट कर गए, सो फोर्स जो है वो एग्जर्ट होगा इन दोनों के दरमियान। अगर फील्ड्स इंटरसेक्ट कर जाते हैं सो फोर्स एग्जर्ट होगा, और अगर फील्ड्स जो है वो एक दूसरे से दूर है, जिस तरह के यहाँ पर नजर आ रहा है, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, सो यहाँ पर फोर्स जो है वो फिर एग्जर्ट नहीं होगा। तो
ऐसे फोर्सेस जो कि फील्ड्स की वजह से हो, जो कि इनडायरेक्टली फील्ड्स की वजह से आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फील्ड फोर्सेस। ये हमारे पास क्या होते हैं? फील्ड फोर्सेस। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो भी एक्चुअली हमारे पास क्या है? एक फील्ड फोर्स है, क्योंकि उनके फील्ड जब इंटरसेक्ट करते हैं इन चार्जेस के, तब फोर्स इन दोनों के दरमियान लगता है, और अगर फील्ड्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो फोर्स नहीं लगता। अब इनके जो कितना फोर्स लगता है किन चीजों पर डिपेंड करता है। इसके बाद एक फिजिसिस्ट आ गया जिसका नाम था कूलम। कूलम ने इसकी मैथमेटिकल और फिजिकल जो डिस्क्रिप्शन थी वो दी थी कूलम ने, और उसको नाम दिया गया फिर कूलम्स लॉ का। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ एक्चुअली आपको ये बताती है कि दो चार्जेस है फॉर एग्जांपल हमारे पास, तो इनके दरमियान फोर्स कितना होता है, किस चीज पर डिपेंड करता है, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन दोनों के दरमियान फोर्स को अफेक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें, लेट्स सपोज ये दो चार्जेस है हमारे पास। जब भी हम ये बात याद रखिए कि जब हम चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस की बात करते हैं तो हमेशा हम सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस लेते हैं। देखिए ये इस चार्ज बॉडी का सेंटर है, ये इस चार्ज बॉडी का सेंटर है, और ये इस चार्ज बॉडी का सेंटर है। सो इन दोनों के दरमियान जब भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हम इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान लेंगे। अगर मैं इन दो चार्ज बॉडीज के दरमियान डिस्टेंस ले रहा हूं तो देखिए मैं इनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस लूंगा, ये एक्चुअली होगा इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस। अगर देखें ये ऑब्वियस बात है, अगर मैं इन चार्जेस को एक दूसरे के करीब ले आता हूं तो क्या होगा? डिस्टेंस डिक्रीज होगा और फील्ड्स जो है आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। अगर मैं इन चार्ज बॉडीज को देखें, फॉर एग्जांपल इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस ये है, ये फील्ड्स हैं इन चार्जेस की, ये एक चार्ज है और एक पॉइंट चार्ज है फॉर एग्जांपल, ये इनके फील्ड्स हैं। अब देख रहे हैं कि इनके फील्ड जो है वो एक दूसरे से बहुत दूर है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी डिस्टेंस ज्यादा है सो फील्ड जो है वो एक दूसरे तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन अगर हम इनको करीब ले आए, देखिए एक चार्ज को मैं यहां पर ले आता हूं, दूसरे चार्ज को यहां पर ले आता हूं, दोनों फील्ड्स आपस में इंटरसेक्ट कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। जब डिस्टेंस कम हो जाता है तो फील्ड्स ओवरलैप कर जाते हैं और अब इनका एक दूसरे पर इफेक्ट जो है वो आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज कर ले इनके दरमियान फोर्स जो है वो क्या होगा? वो कम हो जाएगा। अगर हम डिस्टेंस को डिक्रीज कर ले, इनको करीब ले आए, तो फील्ड्स आपस में मिल जाएंगे और फोर्स जो है वो एक्सर्ट होगा। इनको अगर हम बहुत करीब ले आए तो फोर्स जो है वो स्ट्रांगर होगा। इसका मतलब ये है कि जो आर है डिस्टेंस है दोनों के सेंटर्स के दरमियान, वो इस फोर्स के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन चूंकि स्फेरिकल फील्ड्स होते हैं, यानी ऑल साइड्स में होते हैं, स्फेरिकल फील्ड्स हैं, इसीलिए इनकी जो इफेक्ट है वो सरफेस के ऊपर डिक्रीज या इंक्रीज होती है। स्फेरिकल चूंकि फील्ड्स हैं तो इसीलिए जो इफेक्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? सरफेस के ऊपर। यानी जब हम एक चार्ज को दूसरे से दूर ले जाते हैं तो एक्चुअली हम इसके पूरे सरफेस को करीब ले या दूर ले जाते हैं। तो एक्चुअली सरफेस क्या है हमारे पास? वो एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्चुअली किस पर डिपेंड करता है? डिस्टेंस स्क्वायर पर, यानी जो इनके दरमियान एरिया है उस पर डिपेंड करते हैं, कितना एरिया हम उसके करीब ले आते हैं, कितना दूर ले जाते हैं। आर स्क्वायर जो है वो एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके लिए? फोर्स के लिए। यानी एफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर बिटवीन द चार्जेस। चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस का स्क्वायर है वो एफ के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह ये डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पर, यानी अगर चार्जेस स्ट्रांगर है तो फील्ड स्ट्रांगर होगा, चार्जेस वीकर है तो जो फोर्स है वो वीकर होगा। यानी जितने इन दोनों का प्रोडक्ट ज्यादा होगा, फॉर एग्जांपल ये है Q1 ये है Q2, इन दोनों का प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा तो उतना फोर्स ज्यादा लगेगा, प्रोडक्ट कम होगा तो फोर्स कम लगेगा। इसका मतलब ये है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के लिए, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के लिए। ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ गया। अब हम इसका एक इक्वेशन डिराइव करेंगे और इसकी मजीद जो है डिस्क्रिप्शन वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।
स्टूडेंट्स अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। जिस तरह कि हमने दो फैक्टर्स पढ़े कि जो फोर्स है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, सो इसके लिए हमने दो स्मॉल रिलेशंस बना लिए। एक हमारे पास है डिस्टेंस स्क्वायर का कि फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इक्वेशन 1, और इसी तरह इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब देखें जो हमारे पास इक्वेशन दोनों बन रहे हैं, अगर उनका लेफ्ट साइड अब देखें, सो चूंकि वो सेम है, ये भी फोर्स है हमारे पास, दो चार्जेस के दरमियान ये भी फोर्स है, तो इन दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं। किस तरह इनको कंबाइन कर सकते हैं? देखिए चूंकि हम इन दोनों के दरमियान फोर्स और इनकी जो फैक्टर्स है उनके दरमियान इक्वेशन बनाना चाहते हैं, सो यह आ जाएगा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, और जो राइट साइड है हमारे पास वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एक हमारे पास है 1/r², 1/r², और दूसरा हमारे पास है Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2, ये आ गया, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन साइन। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, सो देखिए हमारे पास आता है फोर्स F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। अब ये जो साइन है इसको हम क्या कहते हैं? साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। साइन चूंकि प्रोपोर्शन को शो कर रहा है, इसको हम कहते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं, तो हम ये 9th और 10th करिकुलम में भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास क्या आता है? प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करने से हमारे पास दो चीजें आती है। एक आती है इक्वेलिटी का साइन, इक्वेलिटी, और दूसरा हमारे पास आता है कांस्टेंट। इक्वेलिटी और कांस्टेंट, यानी अगर यहां पर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव कर ले, सो हमारे पास एक आ जाएगा इक्वेलिटी का साइन और दूसरा हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट। तो इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करें? यहां पर इक्वेशन को देखें, यह आ जाएगा f, इसको जब हम रिमूव करेंगे सो एक इक्वेलिटी का साइन आएगा, इक्वेलिटी, इस साइन को हम रिमूव कर रहे हैं, सो एक इक्वेलिटी का साइन, और दूसरा आ जाएगा यहां पर कांस्टेंट। कांस्टेंट आ जाएगा, ये आ गया कांस्टेंट हम लिख रहे हैं। अब जो बाकी क्वांटिटीज है वो अपनी जगह पर सेम रहेगी, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। चूंकि जो कांस्टेंट है हमारे पास वो हर एक इक्वेशन में डिफरेंट होता है। यहां पर जो कांस्टेंट है इसको हम कूलम कांस्टेंट भी कहते हैं, वो है हमारे पास K। इसको हम यहां पर रिप्लेस कर लेते हैं, सो आ जाएगा F इज इक्वल टू K, कूलम कांस्टेंट इसको हम कहते हैं, और बाकी आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। ये एक फंडामेंटल इक्वेशन है हमारे पास जिसको हम कूलम्स लॉ कहते हैं। ये एक्चुअली हमें क्या बताता है कि जो डिस्टेंस का स्क्वायर है और जो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है उनका F फोर्स के साथ क्या रिलेशन है, किस तरह उन पर डिपेंड करता है फोर्स। तो इस इक्वेशन से हम कोई भी जो हमारे पास क्वांटिटी है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर आप देखें जो K हमारे पास आ गया, K उसको हम क्या कहते हैं? कूलम्स कांस्टेंट। कूलम कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू है हमारे पास कूलम कांस्टेंट की जो फाइंड की गई है वो है अप्रोक्सीमेटली 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब देखिए इसकी यूनिट आप यहां से इजीली देख सकते हैं। जब आप K फाइंड करते हैं सो r² यहां पर आ जाएगा, देखिए r² यहां पर आ जाएगा, Q1 Q2 पर डिवाइड हो जाएगा, सो ऊपर आ जाएगा फोर्स और r², और नीचे Q1 Q2, सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आ जाएगा। इसका जो एक इक्विवेलेंट हमारे पास एक और फॉर्म है K का, वो हम लास्ट जो हमारे पास गसीज लॉ है वहां पर हम इसको डिराइव करेंगे, लेकिन उसका जो इक्विवेलेंट फॉर्म है हमारे पास वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एक्चुअली फॉर कन्वीनियंस जो हमारे पास इसकी डायमेंशंस होती है, जो उसका शेप होता है, उसके लिए भी हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। यानी एक्चुअली जो K है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये एक ही चीज है। हम इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर सकते हैं। इसकी जो वैल्यू है हमारे पास और इसकी वैल्यू वो एक ही है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि K को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों कहते हैं। देखिए इजीली अगर आप देखें, अगर मैं कहूं फॉर एग्जांपल हमारे पास है 5, लेट्स सपोज 5, और दूसरा एक टर्म है मेरे पास 10 डिवाइडेड बाई 2, तो दोनों जो है वो एक्चुअली 5 के इक्वल है। ये हमारे पास है 5 और ये भी 5 के इक्वल है। सो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। K
और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये एक ही चीज है। जस्ट इसको जब हम डिराइव करते हैं तो जो डायमेंशंस होते हैं वो वहां पर हम यूज करेंगे कि यहाँ पर 4 पाई क्यों आता है, और यहां तक आप ये कंसिडर कर ले कि ये एक ही चीज है k और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है वो एक्चुअली क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब ये है कि अगर ये दो चार्जेस हमारे पास स्पेस में रखे हुए हैं तो उनके दरमियान देखें कोई मीडियम नहीं होगा, तो कितने नंबर ऑफ लाइंस जो है वो एक दूसरे तक पहुंच सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल ये एक चार्ज है फॉर एग्जांपल प्लस, ये दूसरा चार्ज है प्लस, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। सो अगर दरमियान में कोई मीडियम नहीं है सो सारे लाइंस जो है वो यहाँ से पास होंगे। देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये एक फील्ड लाइन है, ये एक फील्ड लाइन हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि फील्ड लाइंस क्या है। यहाँ पर जस्ट हम इसको शो करते हैं कि जो फील्ड होते हैं चार्जेस के उनको हम फील्ड लाइन से शो करते हैं। फील्ड लाइन एक्चुअली वो डायरेक्शन होता है जिस पर कोई चार्ज मूव करता है, यानी अगर हम कोई दूसरा चार्ज यहां पर रखें तो वो इस पाथ पर मूव करेगा और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फील्ड लाइन से। सो यहां पर आप देखें जो फील्ड लाइन है अगर दरमियान में कोई मीडियम नहीं है तो सारे के सारे फील्ड लाइन जो है वो पास होंगे, इस रीजन से पास होंगे। यानी ये जो रीजन है फॉर एग्जांपल इससे सारे लाइंस पास होंगे, दरमियान में इसके लिए कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जांपल इनके दरमियान कोई मीडियम रखूं, फॉर एग्जांपल ये वही दो चार्जेस है, एक ये चार्ज और एक मेरे पास ये चार्ज है, दो चार्जेस हैं। अगर इन दोनों के दरमियान में कोई मीडियम रखूं, कोई इंसुलेटर रखूं दरमियान में, फॉर एग्जांपल ये एक इंसुलेटर है जिसमें चार्जेस मूव नहीं कर सकते। तो देखें अब जो लाइंस यहां से आएगी चार्ज से और इस इंसुलेटर से स्ट्राइक करेगी तो सारी की सारी लाइन पास नहीं होगी, बल्कि कुछ लाइन जो है वो कैंसिल हो जाएगी। इस इंसुलेटर में अपना एक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से कैंसिल हो जाएगी। सो जो फील्ड इससे पास होगा वो वीकर होगा। इसी तरह इस साइड से जो इफेक्ट होगा वो भी कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर जो फील्ड पास होगा वो भी वीकर होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब फ्री स्पेस हो, चार्जेस के दरमियान कुछ भी ना हो, तो फोर्स क्या होता है, दोनों के दरमियान मैक्सिमम होता है। क्योंकि वहां पर कोई जो है फील्ड लाइन वो कैंसिल नहीं होती, सारी की सारी फील्ड लाइंस पास होती है। सो यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स एक दूसरे के ऊपर वो एग्जर्ट करते हैं। लेकिन जब दरमियान में मीडियम आ जाती है तो फिर जो फोर्स होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। यानी स्पेस से अगर दरमियान में स्पेस हो तो उस स्पेस की वैल्यू से इसका जो फोर्स है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है, कि कुछ जो इसकी वैल्यू है वो क्या होती है, वो कैंसिल हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब यह है कि फ्री स्पेस कितनी फील्ड को परमिट करता है, कितनी फील्ड को इजाजत देता है कि वो वहां से पास हो सके। इसी तरह ये जो हमारे पास फ्री जो मीडियम है वो सारे लाइंस को पास नहीं करने देता। तो इसीलिए यहां पर फिर जो वैल्यू होगी इसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या है, जो मीडियम की परमिटिविटी होती है। फॉर एग्जांपल देखिए स्पेस की परमिटिविटी हमारे पास क्या है, इप्सिलॉन नॉट से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास है इप्सिलॉन नॉट। और जो मीडियम की होती है उसको हम जस्ट इप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसका मतलब ये है कि दोनों की रेशो क्या है, यानी जो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी है इप्सिलॉन आर वो इक्वल होगी इप्सिलॉन, यानी जो मीडियम की परमिटिविटी है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी जो फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मीडियम की परमिटिविटी है वो हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, बोथ साइड्स एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर लें, ये यहां पर भी मल्टीप्लाई कर ले। सो देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारे पास जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। इसका मतलब है कि एप्सिलॉन की जगह हम क्या पुट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो उसी इक्वेशन में हम ये एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए अगर हम एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर लें फोर्स की इक्वेशन में तो हमारे पास बन जाएगा एफ जो कि कूलम फोर्स है इज इक्वल टू के की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई। चूंकि जब हम वैक्यूम यूज करते हैं तो वहां पर हमारे पास एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन जब हम कोई मीडियम यूज करेंगे तो फिर ये वैल्यू उसकी होगी एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन की अगर आप वैल्यू देखें, अगर आप ये पुट कर लेते हैं या इसकी जगह ये दोनों जो है हमारे पास सिमिलर चीजें हैं। सो इसकी जगह अगर हम ये पुट कर ले तो ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, एक हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू आ गई
एक सब्सटेंस की परमिटिविटी की वैल्यू है और एक जो एप्सिलॉन नॉट है वो हम यूज करते हैं एयर के लिए या फिर वैक्यूम के लिए। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, यानी ये एप्सिलॉन की वैल्यू आ गई जो हम किसी सब्सटेंस को यूज करते हैं जब चार्जेस के दरमियान, तो फिर उसकी वैल्यू आएगी। और ये के की वैल्यू आ गई, और इसी तरह जो चार्जेस हैं उनका प्रोडक्ट आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फोर्स की, यानी जब हम एयर या वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक या कोई मटेरियल रखते हैं, वो कंसीडर करते हैं चार्जेस के दरमियान, तो फिर हमारे पास जो फोर्स है वो हम इस इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे।